नमस्कार साथियों। हम पॉलिटी की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर पे हमने डीपीएसपी पे चर्चा की थी और फंडामेंटल ड्यूटी की बात की थी, 51 काम है। और राष्ट्रपति पे ऑलरेडी हमने एक लेक्चर कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें हमने बहुत डीप से समझा था, उसका एक ओवरव्यू दिया था। यहाँ पर हम उससे ही संबंधित कुछ फैक्ट समझेंगे जो हमारे यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे संबंधित अनुच्छेदों को समझेंगे। उपराष्ट्रपति पद की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और भारत सरकार जितनी भी कार्य करती है वो राष्ट्रपति के नाम पर करती है, वो आर्टिकल 77। ठीक, सारी शक्तियां राष्ट्रपति पर ही निहित होती है। 54 पढ़ें। इसमें लिखा हुआ राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। एक निर्वाचन मंडल होगा। इस निर्वाचन मंडल में कौन लोग शामिल होंगे? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसमें विधान परिषद शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो केवल विधानसभा के लोग शामिल होंगे, विधान परिषद के नहीं। वो चुने हुए हों या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। और 70 जो संशोधन हुआ था 1992 में, ये 92 भी याद रखिएगा कब हुआ था, 1992 में, क्योंकि फिर आप 73, 74 जो पंचायत से संबंधित संशोधन है वो भी 92 के ही हैं, 92, 93। तो कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है, तो इसलिए हमको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बोला गया कि आप जो है दिल्ली और पुडुचेरी, आप जानते हैं दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्य में कौन कौन शामिल होते हैं? आपके लोकसभा के मेंबर शामिल होते हैं, आपके राज्यसभा के शामिल होते हैं, विधानसभा के शामिल होते हैं, प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी के लोग शामिल होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। ठीक है। और जब इन पर महाभियोग चलता है राष्ट्रपति को जब महाभियोग चलता है तो इस पर केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे सदस्य, इसमें मनोनीत भी शामिल होते हैं, वो भी इसमें वोट करेंगे। ठीक, आगे आते हैं अनुच्छेद 55 में। इसमें क्या बोला गया? इसमें राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने बैलेट पेपर में जाएगा, जो वोट डालने वाला है, वो व्यक्तियों के क्रम के आगे 1, 2, 3 लिख देता है। ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने सबसे कम वोट पाए होते हैं, मान लीजिए कोटा में चाहिए 51 का, उसने सबसे कम वोट पाए हैं, जिसने सबसे कम वोट पाए हैं, तो ये देखा जाएगा कि जितने मतदान कर्मी ने उसको नंबर 1 पे रखा था, उसने दूसरे क्रम पर किसको रखा, तो वो दूसरे क्रम वाले वोट उसी प्रत्याशी में जुड़े जाएंगे, चाहे वो 1 में हो चाहे वो 2 में हो। ठीक है, तो आगे भी इसको समझेंगे, मतदान कितने प्रकार के होते हैं, चुनाव प्रणाली में जब इलेक्शन कमीशन को थोड़ा समझेंगे। अब आ जाते हैं आर्टिकल 56 में। ये राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। ये बोलता है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। ठीक है, 5 वर्ष तक कोई पद पर अपने रह सकता है। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हता बताता है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। 58 में क्या है? निर्वाचन की अर्हता। 56 में क्या है? पदावधि। और 56(1) ये नोट के रूप में मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये अलग से इम्पोर्टेंट है। त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति को जैसे त्याग पत्र देंगे वो लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत तत्काल सूचना देंगे। और 57 राष्ट्रपति के पद के लिए कोई व्यक्ति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी 2 बार नहीं आया। एक प्रथा सी बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति दोबारा चुना नहीं जा सकता। अब अनुच्छेद 60 पे आ जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई, राष्ट्रपति की शपथ दी गई है, तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस
अगर नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उनको नामित कर देते तो वो दिलाते हैं। 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है, इम्पीचमेंट की बात करता है। इम्पीचमेंट केवल एक आधार है इम्पीचमेंट का, वो है कि अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया हो या अतिक्रमण किया हो राष्ट्रपति ने, तो ही दिया जाएगा इम्पीचमेंट। ठीक है, और इम्पीचमेंट चलाने के लिए कोई भी सदन में चल सकता है, या आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में किसी में भी चल सकता है, लेकिन उसके पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है कि आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बात हुई है, तो आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस चालू किया जा रहा है। ठीक, राष्ट्रपति को ही पहले बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 77, मैंने कहा आपसे कि भारत सरकार के जो समस्त कार्यपालिका वाले कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोनों सदनों की। ठीक है, जैसे कोई साधारण विधेयक वो पास नहीं हो रहे हैं, एक सदन में पास होगा, लोकसभा में राज्यसभा में पास नहीं हो रहे, या राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पास नहीं हो रहे, और इम्पोर्टेंट है, विवाद सुलझ नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला सकते हैं संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत। तो याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन किसके तहत होता है? आर्टिकल 108। बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति ही बुलाएंगे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब देखने के लिए, अभी जब हम संसद पढ़ेंगे, संसद के कार्य और विधायी संबंधी कार्य, तो वहाँ हम इन सबको फिर एक बार देखेंगे, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संसद में बिल कैसे पारित होता है, तो ये सब वहाँ पर एक बार फिर से समझेंगे। ये आर्टिकल 111 है, 111, इसके तहत कोई भी विधेयक की जो स्वीकृति होती है वो राष्ट्रपति दे सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर या तो अनुमति दे देंगे, हाँ पास हो गया, या अनुमति रोक लेंगे, नहीं पास नहीं हुआ, या पुनर्विचार हेतु वापस भेज देंगे। ठीक है, धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेंगे, या तो वो अनुमति देंगे या कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब धन विधेयक क्या होता है ये भी हम समझेंगे जब संसद पर हम विधायी संबंधी कार्य उसको देखेंगे। यहाँ पर केवल इतना देख लीजिएगा, अनुच्छेद 111 विधेयकों को अनुमति देने की शक्ति देता है संविधान। अनुच्छेद 123, ये भी इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। 111 याद रखिएगा, 108 याद रखिएगा। ठीक है, 77 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 61 याद रखना इंपॉर्टेंट है, महाभियोग की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है। 143, इसमें दो टाइप के परामर्श होते हैं, एक जो राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को देना ही होगा, और एक दूसरे टाइप के परामर्श होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर इस पर चर्चा करेंगे। अब ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट अलग से बात रखी है, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीसीएस में डायरेक्ट सवाल आते हैं इसमें। एक तो 53(2) ये अनुच्छेद है, इसमें तीनों सेनाओं को जो प्रधान सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, वास्तविक जो प्रमुख होता है वो तो पीएम होते हैं हमारे, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित शब्द आप समझ रहे हैं, शेड्यूल्ड, मतलब इसको लिखा गया है कहीं पर। ठीक है ना, तो किसी भी क्षेत्र पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। जनजाति क्षेत्र में उसकी सीमा बढ़ाना घटाना, अनुसूचित क्षेत्र की सीमा घटाना बढ़ाना, ये सब उसके संवैधानिक अधिकारों के तहत है। तो ये आपके राष्ट्रपति की शक्ति है। 87(1), ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद ये भाषण देते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है ना, अधिवेशन में। तो जब भी लोकसभा का चुनाव होगा उसके जो पहली सदन होगी उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जब पहला सत्र चालू होने वाला होता है तो उसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो मैंने बताया था संयुक्त अधिवेशन किसके तहत, 108 के तहत, और उसमें अपना भाषण देते हैं।
ठीक है ना, कि भारत क्या कर रहा है, भारत की क्या योजना है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति 78 का जो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देखिए। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, वो बात, मतलब प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे कि क्या चल रहा है, क्या योजना है सरकार की, क्या प्लानिंग है, और हम आगे क्या करना चाहते हैं। और ये दो फैक्ट ये इंपॉर्टेंट इस समय क्यों है। ये वाला तो संचित निधि पर, भारत का जो संचित निधि होती है, आप जानते हैं संचित निधि, भारत की संचित निधि होती है, एक आपातकालीन निधि होती है, ठीक है ना, एक लेखा निधि होती है, पब्लिक फंड होता है, तीन टाइप की निधियां होती हैं। लेकिन संचित निधि जो होता है, राष्ट्रपति का वेतन उस पर अर्ह होता है, भारित होता है। इसको कम ज्यादा नहीं किया जाएगा, या कम ज्यादा किया जाता तो संसद में बकायदा उसकी चर्चा होगी और उस पर बिल पारित किया जाएगा। लास्ट 2-3 साल पहले अभी बिल पारित किया, तो जो वेतन है राष्ट्रपति का 5 लाख प्रति माह कर दिया गया। ठीक। रामनाथ कोविंद जो वर्तमान के महामहिम राष्ट्रपति हैं, 25 जुलाई 2017 को चुने गए थे, मतलब अब इनका चुनाव होने वाला है 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल है, तो अब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस काल जो व्यक्ति के क्रम के अनुसार है, वो उनका क्रम जो है वो 14 है, 14 व्यक्ति अगर काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनका क्रम देखा जाए किस क्रम के हैं, तो ये 16वें क्रम के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक फैक्ट इसमें मैं लिखना भूल गया कि इसमें एक उच्च, देखो अगर राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेंगे कुछ दिन तक, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस पद को संभालेंगे। या अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है उस समय, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जो हमारे न्यायाधीश है वो इस पद को संभालेंगे, राष्ट्रपति के पद को। ये क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा, सवाल पूछने के लिए है केवल, ठीक है ना। ऐसा जनरली हुआ नहीं, एक बार हुआ है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पद संभाला है। अब थोड़ा सा उपराष्ट्रपति पर चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति क्यों है, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बना है। राष्ट्रपति के बाद इसका पद क्रम है, ठीक है ना। एक नंबर पर राष्ट्रपति व्यक्ति हैं, तो दूसरे जो नागरिक हैं भारत के वो उपराष्ट्रपति हैं। 63 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के ये अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति, उनको सभापति बोलते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करेंगे तो वह सभापति के पद कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति इस समय कार्य कर रहे हैं, तो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 66 कहता है इनका चुनाव भी एकल संख्यमणि मत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है ना। इसमें विधानसभा वाले शामिल नहीं होते, इसमें वो वाले सदस्य शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं, बस ये याद रखिए, है ना। कभी सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रपति के उसमें वो लोग शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति के महाभियोग में जो शामिल होते हैं, वही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। बस ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, बस आपको समझना है चीजों को। 67 नंबर को हम देखें तो कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा, ये वाली बात है। और 66 खा, अगर ये त्याग पत्र देते तो राष्ट्रपति को संबोधित करके दे देंगे। राज्यसभा एक दूसरा है, राज्यसभा यदि संकल्प पारित कर दे समस्त सदस्य बहुमत से, तो और उसमें लोकसभा की समर्थन हो जाए तो इनको पद से हटाया जाएगा। और इसमें भी 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को भी और उपराष्ट्रपति को भी कि आपको पद से हटाने हेतु ऐसी सी बात सदन में बिल लाया जा रहा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 69 इसमें शपथ की बात की गई। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति की शपथ ली जाएगी, ठीक है। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है ये देखना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति एक तो वो तो एक भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य वो चुना जा सके, इतनी क्षमता होनी चाहिए। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं, ये व्यक्ति के क्रमानुसार 13वें क्रम पर है, ये क्रम याद रखिएगा।
ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन